स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल शो में और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। 1 जुलाई यानी कि डॉक्टर्स डे, एक ऐसा दिन जो डॉक्टर्स के मान सम्मान के लिए समर्पित होता है। और हो भी क्यों ना, धरती पर किसी को अगर भगवान का रूप कहा जाता है तो वो डॉक्टर्स ही हैं, जो हमारी जिंदगी बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से जीवन रक्षक बनकर हरदम तैयार रहते हैं, जिनके होने से मरीजों को स्वस्थ जीवन की एक आस बंधी रहती है, एक उम्मीद मिलती है, जो मरीजों को एक नया जीवन देने के साथ साथ उनके जीवन की रक्षा भी करते हैं। वो होते हैं डॉक्टर्स, यानी कि रियल लाइफ के हीरोज। तो ऐसे ही एक जाने माने न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। नाम है तारिक मतीन, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है, जो कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी हैं और चीफ भी हैं। तो अपने स्पेशल शो में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या है, इलाज क्या है और किन सावधानियों को मरीजों को बरतना चाहिए। लेकिन शुरुआत करेंगे डॉक्टर तारिक मतीन की एक प्रेरक यात्रा के बारे में जानने के साथ। तो डॉक्टर तारिक मतीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि डॉक्टर्स डे कितना स्पेशल है और आपकी प्रेरक यात्रा के बारे में दर्शकों को सबसे पहले बताएं। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और एक साथ में बहुत जाने माने फिजिशियन थे, इनकी जन्मतिथि भी है और पुण्यतिथि भी है। उनको याद रखने के लिए मनाया जाता है। और डॉक्टर्स डे की हर बार जब उसको दिया जाता है तो इस बार की थीम जो डॉक्टर्स डे में दी गई है वो डॉक्टर्स की खुद की केयर, बिहाइंड द मास्क द केयर फॉर द केयर गिवर्स के बारे में इस बार की थीम है 2025 डॉक्टर्स डे के बारे में। ये एक सर्विस जो डॉक्टर कम्युनिटी, चिकित्सक कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी जो सर्विस दे रही है, उनके सर्विस की रिकॉग्निशन में वन ऑफ द डे कमेमोरेट किया गया है, ताकि पब्लिक में या जनता में इस बारे में एक अवेयरनेस आए डॉक्टर्स के रोल के बारे में। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, जर्नी जो है, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया न्यूरो इंटरवेंशन के बारे में, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमने कभी सोचा नहीं था जब हमने इनिशिएट किया था। तो न्यूरो इंटरवेंशन 2010 के दशक के बाद, इनफैक्ट मैं बोलूँ 2015 के बाद एक स्पेशलिटी डेवलप हुई और काफ़ी अब महत्वपूर्ण स्पेशलिटी है, जिसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है न्यूरो साइंसेज में। उससे पहले ये स्पेशलिटी नहीं थी। तो मेरा ग्रेजुएशन 2002 में ख़त्म हो चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन 2005 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद न्यूरो रेडियोलॉजी का कोर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी हम कर रहे थे। उस वक्त न्यूरो इंटरवेंशन बिल्कुल ही उसका विकास हो रहा था, काफ़ी बालावस्था में था, इन्फेंसी में था, और वर्ल्ड ओवर एक काफ़ी स्पेक्युलेशन था कि ये स्पेशलिटी किस तरह डेवलप करेगी। एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी अर्ली एक्सपोजर की वजह से अर्ली मूवर्स में मेरा ये हुआ, जो हम लोगों ने न्यूरो इंटरवेंशन की स्पेशलिटी को एज ए इंडिपेंडेंट स्पेशलिटी इस्टेब्लिश किया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल, न्यूरो इंटरवेंशन के स्पेशलाइजेशन को ही आपने सर क्यों चुना, इसके पीछे का रीजन क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि तब न्यूरो इंटरवेंशन जो है स्पेशलिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं अवेयरनेस थी कि हम क्या कर सकते हैं। ये रिवोल्यूशन आया 2015 में, और उससे पहले जब मैंने न्यूरो इंटरवेंशन शुरू किया था वो 2007 में अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और उसके बाद उस वक्त भी एक दुविधा का वक्त था, क्या इसको हम परस्यू करें कि नहीं आगे, और इसका आगे करने का कितना सक्सेसफुल और कितनी सक्सेस एज ए कैरियर ऑप्शन है। बट जो 2015 में कुछ गाइडलाइंस आई और 2012 के बाद से जब स्पेशलिटी उभरी, तब ऐसा लगा कि ये जो हमने चयन किया था न्यूरो इंटरवेंशन, क्योंकि एक यकीन था इस स्पेशलिटी पर कि ये कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस दे रही है उन बीमारियों के बारे में जिनके सॉल्यूशंस हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या हम उसमें एक निहिलिज्म, जैसे निराशावाद का हम शब्द इस्तेमाल करें, उसमें निराशावाद थी कि इसका इलाज संभव नहीं है, मरीज को उनकी अवस्था पे छोड़ा जाता था, या बहुत ही क्रूड प्रोसीजर्स के लिए
किया जाता था जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो न्यूरो इंटरवेंशन एक रिवोल्यूशन था। तो आजकल डॉक्टर हम देखते हैं अपने आसपास की जो ब्रेन स्ट्रोक है उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, और साथ ही इसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से सर इसका इलाज संभव है? ब्रेन स्ट्रोक जब हम बात कहते हैं तो दो तरह की बीमारियों को हम इंक्लूड करते हैं। वो मुख्यतः जो 80% बीमारी है जिसे हम कॉमन लफ्ज में, बोलचाल की भाषा में फालिज पैरालिटिक अटैक कहते हैं, ये 80% बीमारी का कारण है। और दूसरी जो बीमारी है वो ब्रेन हेमरेज, जिसे हम कॉमनली ब्रेन हेमरेज हो गया, मरीज को का खून निकल गया। तो जो स्ट्रोक है वो दो तरह से हो सकता है। अगर खून की सप्लाई, ब्रेन की कोशिकाओं में खून की सप्लाई बंद हो गई तो हम उसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया फालिज का अटैक, पैरालिसिस, लकवा कहा जाता है। और ब्रेन हेमरेज, अगर वो नस फट गई तो उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों इमरजेंसी है। दोनों के ट्रीटमेंट में दिमाग की जो आर्टरीज हैं, धमनियां या नसें हम कॉमन शब्द में कहें, उनसे संबंधित बीमारियां हैं। जो इस्कीमिक स्ट्रोक की हम बात करते हैं वो उसमें ब्लॉक हो गया नस, तो उस ब्लॉक को मतलब हमको उस फ्लो को स्टैब्लिश करना है, उसको फ्लो को वापस लाना है, खून ब्रेन तक वापस ले जाना है, और जो लीकेज हो गया उसको रोकना है। तो ये दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। जैसा कि डॉक्टर आपने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया। तो दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में ब्रेन स्ट्रोक के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या जो मरीज है वो पहले समझ सकता है? ऐसे कुछ लक्षण क्या पहले डेवलप हो जाते हैं जो कि आगे ब्रेन स्ट्रोक को लीड कर सकते हैं आने वाले समय में? जी, तो ये आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा सवाल का ये था जो हम मिस कर गए। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पब्लिक में जनता में एक जागरूकता होनी चाहिए, पब्लिक में एक अवेयरनेस होनी चाहिए ब्रेन स्ट्रोक के मामले में, कि मरीज को ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण समझ में आए, क्योंकि ये टाइम बाउंड इमरजेंसी है। तो पब्लिक अगर समझेगी तभी इमीडिएटली मेडिकल केयर के लिए अपना प्रयास करेगी। तो अगर हम इसको एक एक्रोनिम से, बहुत ही कॉमन सा एक्रोनिम यूज होता है, उससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं हम फास्ट, अंग्रेजी में फास्ट। एफ से फेशियल ड्रूप हो जाना, मतलब चेहरे का टेढ़ापन आ जाना। ए आर्म, ए से आर्म मतलब बाजू का वीकनेस हो जाना। एस स्पीच डिस्टरबेंस, बोलने में तुतलाहट आ जाना, बोल ना पाना। और टी टाइम, मतलब ये टाइम बाउंड इमरजेंसी है, इमीडिएटली हमें एक मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। उससे एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जो भी ब्रेन स्ट्रोक होता है ये इवेंट हमेशा सडन होते हैं, अचानक, और ये इवेंट ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मीन्स मैं हाथ उठा रहा था, अब नहीं उठा पा रहा हूं अचानक से, मैं बोल रहा था, बोल नहीं पा रहा हूं। तो एक ये नेगेटिव इवेंट हुआ, जो मैं कर रहा था अब नहीं कर पा रहा हूं, ये अचानक से हुआ। तो ये ज्यादातर अगर ऐसी कोई चीज अचानक से हुई तो हमें ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सोचना तो चाहिए। आपने बताया कि एक इमरजेंसी है जो कि टाइम बाउंडेड है, तो कितना टाइम ड्यूरेशन मरीज के पास होता है? अगर ऐसे लक्षण डेवलप हो जाए तो कितना टाइम मरीज के पास होता है कि वो अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सके? जो सबसे जरूरी चीज होती, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि ब्रेन जो एक्सप्लेनेशन था कि ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, इस्कीमिक और हेमरेजिक। तो इसका डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी होता है। दोनों के इलाज बिल्कुल डाइवर्जेंट है। तो एक इस तरह के अगर लक्षण हैं तो एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में इमीडिएटली जाया जाए। अब दोनों इमरजेंसी है। अगर हम इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें तो उसमें खून की सप्लाई बंद हो गई है, और जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो खून के अभाव में, क्योंकि वो खून ही ऑक्सीजन ले जाता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में वो कोशिकाएं, वो सेल्स जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, वो मर रहे हैं, वो डेड हो रहे हैं। और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, वो वापस नहीं आते, वंस इन ए लाइफ टाइम मिलते हैं। तो अगर हम खून की सप्लाई को वापस एस्टैब्लिश कर पाए किसी भी तरह से, तो हम इस स्ट्रोक को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक जो गोल्डन आवर का हम टाइम बोलते हैं कि कुछ दवाओं से, अगर दवाओं की से क्लॉट को डिसॉल्व करने की
जो क्षमताएं रखते हैं उनको 4.5 घंटे तक दिया जा सकता है। ठीक है। उनकी गाइडलाइन अभी 4.5 घंटे तक की है। जो मैकेनिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो हम करते हैं, न्यूरो इंटरवेंशन विभाग करता है, जिसमें ये क्लॉट को हम निकाल लेते हैं, क्लॉट क्लियर कर देते हैं बड़ी वेसल से, वो 6 घंटे से लेकर 24, कुछ केसेस में 24 घंटे तक में किया जा सकता है। सर मेरा सवाल भी आपको लेकर यही था कि गोल्डन ओवर जो एक टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ब्रेन स्ट्रोक के किसी मामले को लेकर कितना महत्वपूर्ण होता है और इस समय अवधि की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्टर्स करते हैं? ये दूसरा आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 4.5 घंटे, हाँ। और 6 से 24 घंटे, अगर 6 घंटे, तो इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 4.5 घंटे तक वेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा उतना रिवर्सिबिलिटी या उतने अपनी फंक्शन को वापस लाने में कामयाबी मिलेगी। हर ब्रेन, हर इंडिविजुअल ब्रेन की सेल्स अलग होते हैं। कुछ सेल्स लंबे तक, कुछ मरीजों में सेल्स लंबे तक खिंच जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोलैटरल्स होता है, उनमें कुछ अलग तरह के रास्ते होते हैं जिससे वो खून की सप्लाई लेता है। लेकिन जैसे ही आपको ब्रेन स्ट्रोक आइडेंटिफाई हुआ, इमीडिएटली नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी सेंटर में अर्ली से अर्ली पहुंचने की का प्रयास करें जहां स्ट्रोक केयर मिल पाए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर। बिल्कुल सर, एक और सवाल जो है मेरे जहन में आ रहा है, जैसा कि ब्रेन स्ट्रोक को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, आपने जैसा कि बताया, दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताइए कि जो गोल्डन आवर है, दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग गोल्डन आवर टाइम ड्यूरेशन होता है? जी, तो जब हम इस्केमिक की बात करते हैं, हाँ। तो उसमें अभी जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि उसमें खून की सप्लाई बंद हो गई और उससे खून आगे नहीं जा रहा, तो उसमें हमको खून वापस एस्टैब्लिश करना है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जो ब्रेन हेमरेज हम जिसे कहते हैं, इसमें खून बाहर आ जाता है, ब्लड बाहर आ गया। अब ब्रेन जो है वो एक, जो मस्तिष्क है वो बहुत ही स्कल के अंदर, जो हड्डी का बॉक्स है, इसके अंदर बंद है, क्योंकि वो इतना फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, उसको ऊपर वाले ने, प्रकृति ने एक हार्ड बॉक्स दिया हुआ है जिसमें वो कवर्ड है, तो उसके पास स्पेस नहीं। तो एक और अगर खून आ गया तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, उस पर नॉर्मल ब्रेन पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है जो जानलेवा होता है। वो ब्रेन हेमरेज की मात्रा पे डिपेंड करता है। अगर मात्रा बहुत ज्यादा है और दबाव बढ़ गया तो इमीडिएटली उस खून को निकालने की सर्जरी की जानी चाहिए। और दबाव कम है और खून निकला हुआ है तो कारण जानना चाहिए कि क्यों खून का लीकेज हुआ, और ये लीकेज दोबारा बढ़ सकता है, वो कभी भी बढ़ सकता है, तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सर, न्यूरो इंटरवेंशन जो कि आपका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने इसकी अहमियत बताई, किस तरीके से रेवोल्यूशन 2015 के आसपास आया वो आपने बताया। लेकिन सर, एक नॉर्मल सर्जरी की अगर बात करें, उससे कितना अलग ये आपका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है? न्यूरो इंटरवेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूरो इंटरवेंशन 2015 में पैराडाइम शिफ्ट किया, मतलब एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसे स्ट्रोक एसोसिएशन से गाइडलाइन आई जिसने कहा कि इस्केमिक स्ट्रोक में जहां खून की बड़ी धमनियां बंद है, इस तरह की सुविधा देने का लेवल ऑफ एविडेंस, क्लास 1 हाईएस्ट लेवल एविडेंस आया। तब से ऐसा हो गया कि अगर इस तरह के आपको इसकी पैरालिसिस के मरीज, इस्केमिक स्ट्रोक के मरीज आते हैं तो इस तरह की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। उससे पहले भी न्यूरो इंटरवेंशन हो रहा था और हेमरेजिक स्ट्रोक्स में भी हो रहा था, इस्केमिक में भी हो रहा था। और ये जो प्रक्रिया है, इसके बारे में समझना होगा। ये अगर बहुत ही आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करें तो हम प्लम्बिंग का जॉब करते हैं, हम प्लम्बर हैं दिमाग के। हम दिमाग की नसों को, जो या आर्टरियों को या वेन्स को, स्ट्रोक, वेन्स का भी स्ट्रोक हो सकता है, वेन मतलब जो खून बाहर लेके आती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनमें ब्लॉक हो या लीकेज हो तो हम प्लम्बिंग से लीकेज में उसको रिपेयर करते हैं, और ब्लॉक हो तो उसको खोल देते हैं नालियों को। ये पैर की जांघ की नस या हाथ की आर्टरी से, रेडियल आर्टरी जिससे कहते हैं, रिस्ट की आर्टरी से हम ब्रेन पे पहुंचते हैं। और ये कैथ लैब बेस्ड प्रोसीजर है। कैथ लैब एक एक्सरे टेक्नोलॉजी जिसमें न्यूरो स्पेसिफिक डीएसए लैब, जो कैथ लैब्स होती हैं वो बिल्कुल एडवांस कैथ लैब्स होती हैं और उनमें किया जाता है। बिल्कुल सर, आर्टेमिस हॉस्पिटल में अब जैसे मान ली जाए कोई एक पेशेंट है जो कि जैसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो उसके इलाज के लिए कौन कौन सी ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आप करते हैं जिससे उसका इलाज किया जाता है?
तो आपको याद होगा मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर। बिल्कुल, हाँ। आर्टेमिस हॉस्पिटल जो सेक्टर 51 गुड़गांव में स्थित है, वहाँ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर और एक एंजल्स अवार्ड में डायमंड स्टेटस मिला हुआ है कि एंजल्स अवार्ड मिलता है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें उन्हें आर्टेमिस हॉस्पिटल की स्ट्रोक केयर सर्विसेज को डायमंड स्टेटस मिला हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर का ये मतलब है कि सिर्फ स्ट्रोक का केयर एक आदमी पे निर्भर नहीं है, सिर्फ मैं हूं तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो सकता है, या हमारी टीम हो तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जितनी चीजें जरूरी हैं एक सफल ट्रीटमेंट करने के लिए, मरीज का इलाज करने के लिए, राइट फ्रॉम एम्बुलेंस जो मरीज को टाइमली ले आए, एक अच्छी इमरजेंसी जो बिल्कुल ही स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके जो ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी शुरू कर पाए, एक रेडियोलॉजी विभाग जो इमीडिएटली स्ट्रोक के पेशेंट्स को जल्दी इमेजिंग करे और डायग्नोसिस दे, और साथ में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोक्रिटिकल केयर और न्यूरो रिहैबिलिटेशन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर कहा जाता है। आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्रेस्ट न्यूरो सर्विसेज न्यूरो कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर स्टैब्लिश है, जो पिछले 8 सालों से काम कर रहा है, और काफ़ी अगर कहा जाए तो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर है कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेटअप में। यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम जो कि मिलकर काम करता है इस चीज को लेकर। जी जी, बहुत ही स्ट्रोक केयर जो होता है, जो स्ट्रोक चीज़ होती है, बहुत ही टाइम बाउंड इमरजेंसी और बहुत ही सेंसिटिव, और प्रोसीजर की एफिकेसी और प्रोसीजर सही होना, क्योंकि इनमें मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम होते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स में। तो प्रोसीजर बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश हों और बेस्ट ट्रीटमेंट हैंड्स हो, और साथ में बेस्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं, ये फॉलो किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, बात अगर की जाए आज के समय में, हम लाइफस्टाइल देखते हैं, जीवन शैली देखते हैं, बात युवाओं की हो, बुजुर्गों की हो, अब ऐसे में खान पान बदल चुका है, फिजिकल एक्टिविटीज का जो एक डायमेंशन है वो एक अलग हो चुका है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज लगातार कम हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई केवल बैठकर काम करता है तो फिजिकल जो मूवमेंट है वो बाउंडेड हो जाती है। अब ऐसे में क्योंकि खान पान आज के समय में कितना सही है ये सभी जानते हैं, तो आज के समय में जो आज का लाइफस्टाइल यूथ जी रहा है, तो ये इस सीरियस इमरजेंसी को कितना लीड करता है, कितना प्रभावित करता है? अगर मैं आपको बताऊं, हाँ। अभी रिसेंटली पिछले 4 से 5 साल में हम यंग स्ट्रोक काफी देख रहे हैं। यंग मतलब 23 साल 24 साल की एज में यंग स्ट्रोक और हम जब फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं कि आपके मरीज को स्ट्रोक हुआ, फैमिली बिल्कुल डिसबिलीफ में चली जाती है। डॉक्टर साहब, ये 24 साल का बच्चा है, ये इसको स्ट्रोक हो गया। हाँ बिल्कुल। हमारे, क्योंकि गुड़गांव में आपको पता होगा काफ़ी आईटी सेक्टर और सिलिकॉन वैली और काफ़ी कॉल सेंटर्स, अब तो कॉल सेंटर्स इवॉल्व करके आईटी उसमें और एआई आ गए, तो इस तरह का वर्क कल्चर है जहाँ काफ़ी यूथ है और इनके वर्किंग आवर्स काफ़ी वेरिएबल हैं, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, उसकी वजह से इनके लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज रहती है। तो हमारे पास इस तरह के यंग स्ट्रोक काफी आते हैं, मतलब हम बोलें एक महीने में हम कम से कम 10 से 12 यंग स्ट्रोक्स देखते हैं। अब जैसे कि यंग, बिल्कुल जी, कोविड के बाद ये नंबर्स हमने इंक्रीज देखे हैं पोस्ट कोविड। एक एनहांसमेंट आपने महसूस किया कोविड के बाद, क्योंकि कोविड से रिलेटेड, कोविड के वायरस के इन्फेक्शन के बाद जो और वीनस स्ट्रोक, जैसे हमने बताया कि आर्टरी बंद हो गई तो आर्टीरियल स्ट्रोक हो गया, तो इसी तरह एक वीनस स्ट्रोक होता है, उसके मामले काफी देखे। सर, एक अभी जैसा कि आपने यंग स्ट्रोक का जिक्र किया, एक सवाल इस समय मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि ब्रेन स्ट्रोक को लेकर हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, तो क्या कोई एज गैप भी है ऐसा जिसमें ये जो ब्रेन स्ट्रोक की जो एक प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, एज एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, एज एक रिस्क फैक्टर है, जैसे जैसे इंक्रीज, जैसे मेल सेक्स एक रिस्क फैक्टर है, एज भी एक रिस्क फैक्टर है, इंक्रीजिंग एज एक रिस्क फैक्टर है, बट इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रोक किसी को भी किसी भी एज पे स्ट्राइक कर सकता है। ओके। तो हमारे पास
बच्चे पीडियाट्रिक स्ट्रोक एक अलग स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। बच्चे मीन्स 3 साल 4 साल के बच्चों को भी स्ट्रोक होता है, जिनका कारण कुछ और होता है। बहुत सारे जेनेटिक और स्ट्रक्चरल कारण होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो एज कोई बार नहीं है स्ट्रोक का डायग्नोसिस बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मतीन, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप अपने साथ कैरी करते हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स डे को लेकर युवाओं को, मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं, पढ़ाई अपनी कर रहे हैं डॉक्टरी को लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे ओपनिंग में हमने शुरुआत में हमने बताया कि इसकी थीम जो है इस बार डॉक्टर्स डे की कि केयर फॉर द केयर गिवर्स बिहाइंड मास्क पे है। तो अपनी सेहत का ध्यान, अपनी वेलबींग का, सेहत मीन्स वो दैट इंक्लूड्स हेल्थ में मेंटल एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों वेलबींग को हम कहते हैं, जो WHO की डेफिनेशन है उसमें ये तीनों चीज़ें आती है, हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव। तो इस पे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्किंग आवर्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं और स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, स्ट्रेस ऑफ डूइंग थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एक बहुत इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस तरह के केसेस में, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझनी होगी। जैसे आपने दूसरा शुरुआत में कहा था, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होते हैं। डॉक्टर एक वेल क्वालिफाइड ट्रेन्ड प्रोफेशनल है जो एक प्रोसीजर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से करने की कोशिश करता है, तरीके से करने की कोशिश की जाती है, और जिसमें वो ज़्यादातर डॉक्टर्स सब वेल ट्रेंड हैं तो कामयाब होते हैं। रिजल्ट्स वेरी करते हैं, रिजल्ट्स, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स हैं। 100 मरीज को ट्रीट करेंगे तो 100 में से 100 नहीं ट्रीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। 1 या 2 मरीज, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, 1 या 2 मरीजों के साथ कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो आजकल के समाज में जिस तरह का असहनशीलता है और जिस तरह से समाज रिएक्ट करता है, ये इसका इमोशनल स्ट्रेस डॉक्टरों पे काफ़ी पड़ता है, वो हैंडल करना भी आना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर तारिक मतीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और साथ ही आपने बताया एक डॉक्टर की भूमिका क्या होती है और किस तरीके से आप काम करते हैं, एक सरल भाषा में आपने एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप क्योंकि रियल लाइफ के हीरोज होते हैं डॉक्टर, लोगों को बचाने का काम करते हैं, आप हैं तो जीवन है, और साथ ही आपको सलाम करते हैं सर, देश आप पर गर्व करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक होता है और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, किस तरीके से एक इमरजेंसी ये होती है जो कि टाइम बाउंडेड होती है। तो आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।